अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उज़मा एजाज खान। न्यूज़ कैफ़े में मैं और मेरी टीम कहेंगे आपको खुश आमदीद। जनाब, कैसे हैं आप लोग? कैसी आप लोगों की छुट्टी गुजरी? वीकेंड कैसा गुजरा? क्या क्या किया, क्या क्या खाया, क्या पकाया, कितने लोगों से मिले, कहाँ कहाँ गए, और घर में आप लोगों ने क्या क्या एक्टिविटीज़ की बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, मिलना मिलाना, मिलना जुलना। क्योंकि वीकेंड जब आता है तो इंसान को अंदर से बड़ी खुशी होती है कि चलो हमें एक दिन या 2 दिन छुट्टी का मिल गया। और वो नॉर्मली ये होता है कि वो पूरा का पूरा दिन रेस्ट पे जाता है। अगर मर्द हजरात होते हैं तो वो लंबा लंबा सोते हैं और सो के अपना दिन गुजारते हैं। ख़वातीन जो होती हैं उनको ये फिक्र होती है कि आज आदमी घर में है तो आज हमने क्या पकाना है। आज थोड़ी सी टेंशन ज़्यादा है कि जो सफाई है वो टाइम पर नहीं हो पाएगी क्योंकि सब घर में ही है, और खाना है जो टाइम पर नहीं पक पाएगा। लेकिन खाने में जो बनाना है उसके अंदर भी कोई स्पेशलिटी बनानी है ताकि जो घर के मर्द हैं उनको मज़ा आ सके। तो ज़िंदगी जो है वो हमारे मर्दों के गिर्द घूमती है, हमारे बच्चों के गिर्द घूमती है, और औरत की अपनी ज़िंदगी क्या होती है हम इसके ऊपर रोज़ाना बात भी करते हैं। और सबसे पहले हम यही कहेंगे कि आप अपना जो टीवी सेट्स है वो ऑन कीजिए और देखें कि आज हम आपके लिए क्या लेके आए हैं। चूँकि आज हफ्ते का पहला दिन है, पीर का दिन है, मसरूफियात और गहमा गहमी अपनी जगह है और वही सूरत हाल रोडों सड़कों पर उसी तरह की गहमा गहमी है। लेकिन हम आज आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं, क्या बदलते हुए मौसम के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ आती हैं, इंसान की तबीयतें ख़राब होती हैं, जो पोल्यूशन है जो हमारे इन्वायरमेंट में वो आपके ऊपर असरअंदाज होती है। लेकिन जो घर का मौसम होता है, जो आपके बच्चों का मौसम होता है, जो आपका मौसम होता है, उसको हमेशा फ्लरिश रहना चाहिए। कहते हैं कि एक मर्द जो होता है अगर वो सारी दुनिया के लिए बहुत अच्छा है, ऐसे बहुत सारे मर्द होते हैं जो दुनिया में उनकी बड़ी वाह वाह होती है, जिन्हें लोग मानते हैं, जिन्हें लोग सराहते हैं, बहुत आउटस्टैंडिंगली अपना जो उनका पर्सोना होता है वो दिखाते हैं लोगों को, और बड़ा खर्च करते हैं और बड़ा शाही अंदाज में दुनिया के सामने आते हैं। लेकिन जब वो घर में आते हैं तो वो एक सख्त बाप की तरह होते हैं, वो एक सख्त हस्बैंड की तरह होते हैं, और उनके घर के अंदर का जो ऑरा है वो बिल्कुल ही अलग होता है। यानी 2 मुख्तलिफ पर्सनालिटीज़ होती हैं जो वो अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे होते हैं और वो अपने घर के लिए होते हैं। और बेसिकली ऐसे लोगों की 3 पर्सनालिटीज़ होती है। एक उनका एक सेल्फ पर्सनालिटी भी होती है जिसका किसी को पता नहीं होता। लेकिन इसकी वजूहात क्या है? आपको नहीं लगता कि इस मकाम पे आके उस मर्द को अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है जहाँ पे उसकी बीवी उससे खुश नहीं है? कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ें जहाँ पे उसकी बीवी उससे खुश नहीं है और उसके बच्चे उससे खुश नहीं है या उससे डरते हैं, तो बजाय इसके कि वो दुनिया भर के लिए अच्छा, लेकिन उसके अंदर अगर अपने कहीं कुछ ख़राबी है जो कि उसके बच्चों और उनके बीवी को उससे करीब नहीं होने दे रही, तो उसके ऊपर उससे काम करना इंतहाई ज़रूरी है। इसी तरह से कोई औरत भी जो है, जो कि बहुत ही कोई कामयाब औरत है और दुनिया भर के लिए कोई बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के खातून है, दुनिया उसकी तारीफ़ करती है, लेकिन वो अपने घर और अपने शौहर के लिए वैसी नहीं है जैसा कि उसको होना चाहिए, या दुनिया उसकी खिदमत को सराहती है लेकिन घर वाले और जो उसका हस्बैंड है या बच्चे वो तारीफ़ नहीं करते। 2 वजूहात हो सकती हैं, या तो मर्द जो है वो इनसिक्योर है और अपनी बीवी की तारीफ़ नहीं करता, या फिर बच्चे सिर्फ लेना जानते हैं। लेकिन दोनों सूरतों में उस औरत को भी अपने ऊपर काम करने की इंतहाई सख्त ज़रूरत है। ये वो चीज़ें होती हैं जो ज़िंदगी का हिस्सा है, जिसके ऊपर हम बार बार बात करते हैं, और ये बहुत ज़रूरी बात होती है कि हम अपने घर का, अपने अंदर का, अपने इन्वायरमेंट को बहुत बेहतर अंदाज में करें, प्यार और मोहब्बत के साथ घर से निकलें और इसी तरह से दिन का आगाज़ करें, और रफ्ता रफ्ता इसी तरह धीरे धीरे आपका हफ्ता मोहब्बत और प्यार के साथ गुजर जाएगा। अब बात करें कुछ इंटरनेशनल सूरत हाल के हवाले से। हम बात करेंगे गज़ा के हवाले से, इसराइल और फ़लस्तीन की जंग के हवाले से, जो कि जंगबंदी का सिलसिला किसी तौर नहीं हो रहा है और कोई पीस टॉक के हवाले से बात नहीं आ रही है। लेटेस्ट आपको ये बताती चलूँ कि तकरीबन 8000 से ज़ायद गज़ा में लोग शहीद हो चुके हैं, मासूम फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसमें 3300 के करीब बच्चे शामिल हैं और बहुत ज़्यादा तादाद ख़वातीन की भी शामिल है, और लोग लगे हुए हैं ये निहत्ते फ़लस्तीनियों को के ऊपर बमबारी करने में। जो भी लेटेस्ट सूरत हाल है जो मैं आपको बताती चलूँ कि एक जो मस्जिद थी उसे भी शहीद कर दिया गया है और एक अस्पताल के करीब बम्बार्टमेंट की गई और इतनी शदीद बम्बार्टमेंट की है कि उससे तबाही फैल गई है। एक मस्जिद के साथ साथ जो मुल्का जितने भी घर थे वो सारे के सारे घर तबाह हो गए हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि जो अस्पताल के जाने के रास्ते उनको तबाह कर दिया गया ताकि लोगों को वहाँ पर इमरजेंसी सूरत हाल में लेके जाया ना जा सके। मुख्तलिफ तंजीमें इसके ऊपर बात भी करी है, मुख्तलिफ फोरम के ऊपर बात हो रही है, लेकिन कोई भी जंगबंदी का सलूशन नहीं निकाला जा रहा। आज इस लड़ाई को 24वां दिन है, लेकिन
इतनी ज़्यादा बुरा हाल है, इतना ज़्यादा जुल्म हो रहा है फ़लस्तीन के ऊपर। गज़ा के हवाले से बात करें, जो मुकम्मल जो शुमाली हिस्सा वो तबाही का शिकार हो चुका है और अभी तक कोई ऐसा इक़दाम नहीं उठाया गया है जिससे कि पीस टॉक या पीस जो पॉकेट है उसके ऊपर कोई काम किया जा सके। उधर अगर हम बात करें OIC के हवाले से तो मुज़ाकरात या बातचीत पे बातचीत हो रही है, लेकिन कोई भी सूरत हाल जो सलूशन है वो सामने नहीं आ पाया जा रहा। लेकिन इसका हल क्या होगा? 7 अक्टूबर के हवाले से बात करें, ये जब से चीज़ें शुरू हुई थी और नेतन्याहू ने एक बयान दिया था जिसको उन्होंने वापस भी ले लिया, जिसके ऊपर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग भी और बातचीत भी की जा रही थी, उन्होंने वापस ले लिया और अब अभी करंटली जो उनका जो राब्ता है वो जो बाइडेन के साथ भी हुआ। अब क्या सूरत हाल है, जो सूरत हाल समझ में आती है, क्या सूरत हाल होने जा रही है, क्या इसके ऊपर कोई पीस टॉक या कोई बातचीत का कोई हल होगा, इसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। जो आसपास की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके मजम्मती बयान भी आ रहे हैं और अगर अपने मुल्क के हवाले से बात करें तो इस्लामाबाद में कल एक बड़ा जलसा हुआ और वो जलसा सिर्फ फ़लस्तीन के साथ इज़हारी यकजहती के हवाले से था और ये कहा जा रहा था कि जी वहाँ पर खुराक और ये पहुँचाने के बजाय सबसे पहले बड़ी ज़रूरी बात जो है, असल चीज़ जो है वो ये है कि उनकी जानों को बचाया जाए। राना आसिफ हबीब साहब तज्ज़ियाकार है, हमारे साथ मौजूद है, हम इसी सूरत हाल के ऊपर बात करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, खुश आमदीद कहेंगे आपको शो पे। राना हबीब साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मेरे ख्याल में मेरा उनसे राब्ता जी हमारे राब्ते में राना साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आवाज़ आ रही, थोड़ी हल्की आ रही थी। अच्छा राना साहब, मुझे ये सूरत हाल जो इस वक्त है, इतनी शदीद बम्बार्टमेंट हुई है और जो अस्पताल हैं उनके जो आसपास की जगह वो सारी तबाह हो गई, यानी कि वो जो रोड्स हैं ले जाने वाले ज़ख्मियों को ले जाया जाए वो रास्ते तबाह हो गए, मस्जिदों पे हमले हो रहे हैं। मुझे बताइए ये जो इंटरनेशनल वर्ल्ड में हो क्या रहा है, क्यों नहीं बात कर रहा? बिल्कुल जी, ये अफसोस की बात है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा है वो इस केस में हमें कामयाब होती हुई नजर नहीं आती जी, क्योंकि यहाँ पे जो अब देखें बच्चों के हकूक की वायलेशन हो रही है, ख़वातीन के हकूक की वायलेशन, इवन जंग के जो प्रिजनर के जो मैनुअल हैं उनकी वायलेशन हो रही है और खासतौर पर जो WTO और मुख्तलिफ प्रोटोकॉल मौजूद है अक़वाम मुत्तहिदा के, जंग के दौरान अस्पतालों को, स्कूलों को और ख़वातीन की जहाँ पे मौजूद उन मुकामात पे जो है बम्बारमेंट नहीं की जाएगी। लेकिन इसराइल ने तो इस बार जो है तमाम जो जंगी जराइम है वो उसका मुर्तकिब हुआ है और अस्पतालों को और निशाना बनाया गया है, स्कूलों को निशाना बनाया गया है और ख़वातीन की जो महफूज शेल्टर्स हैं वहाँ पे निशाना बनाया गया है। तो ये इसराइल की जो खुल्लम खुल्ला जो है, और आपने देखा अभी UN जनरल असेंबली की जो करारदाद थी उस जंग बंदी की, उसको भी इसराइल ने जो है वो मुस्तरद किया। तो अब ये जिम्मेदारी आयद होती है कि जो मुस्लिम ममालिक हैं या वो अपने सफारती ताल्लुकात इसराइल से किस तरह रखते हैं, या सफारत खाने खुले रखते हैं या उनसे सफीरों को लेकिन राना हबीब साहब, क्या सिर्फ सफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर देने से मामला हल हो जाएगा? मुझे ये बताइए कि बहैसियत तज्ज़ियाकार आपको क्या नजर आता है कि कौन से लेवल के ऊपर क्या डायलॉग्स होने चाहिए या और कोई भी हिकमत अमली या कोई और इसराइल से ऊपर की पावर जो है वो उनको रोक सकती है? देखिए अभी दुनिया में जो सुपर पावर थी वो रशिया और अमेरिका हुआ करती थी, लेकिन कुछ अर्से से तवाज़ुन बहुत ज्यादा बिगड़ गया और एक यूनी सुपर पावर का कॉन्सेप्ट आया कि अमेरिका ही दुनिया की जो है सबसे बड़ी सुपर पावर है। तो अमेरिका के साथ दुनिया को डायलॉग करने पड़े। तो इसराइल की जो कहते हैं ना कि तोते की जान जो है वो उसके अंदर है, अमेरिका के अंदर। तो अगर अमेरिका से बात करते हैं मुस्लिम ममालिक भी और रशिया भी और चाइना भी, अगर रशिया, चाइना और मुस्लिम ममालिक मिलकर अमेरिका से बात करते तो शायद जंगबंदी हो सके। लेकिन ये जो बाएं बाजू के जो ये कंट्रीज होती हैं और जो ये खत्ते में अमन के लिए जो काम कर रही होती हैं, अगर इनका एक कार्टेल बन जाए तो आपको लगता है कि जब ये सब मुत्तहद होंगी, हम मुस्लिम उम्मा की भी बात करें लेकिन साथ साथ हम और बहुत सारी नेबरिंग कंट्रीज हैं जो चाहे वो मुस्लिम नहीं है लेकिन वो भी इस हिमायत में बात करेंगे ना? देखिए चाइना, रशिया का बड़ा अहम किरदार है कि अगर वो इसके अंदर अपना किरदार अदा करते हैं तो, और यूरोपियन कमीशन खासतौर पे जो इंसानी हकूक की सबसे बड़ी अलमदार तंजीम है, अगर यूरोपियन कमीशन जो है वो इसके अंदर अगर अपना किरदार अदा करती है और रशिया इसका अपना किरदार अदा करता है तो फिर ये जंगबंदी मुमकिन है। वरना तो जो इसराइल का जो ब्रूटल रवैया है वो तो ऐसे लग रहा है कि
गजा को सफ़े हस्ती से मिटाना चाहते और हैं। उन्होंने तो कहा भी यही है कि वो सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे। तो ये बात जो है ना, ये एक मतलब दहशतगर्दी एक जगह, अपनी जगह अगर रिटेलिएशन की बात की जाती है, अगर हमास, उनका ये कहना है कि जी हमास ने पहले हमला किया, लेकिन जिस तरह से ये हमले तवातुर के साथ हो रहे हैं, इसमें इंतहाई मासूम बच्चे और मासूम लोग, निहत्थे लोग शहीद हो रहे हैं। तो क्या इसके ऊपर रशिया के साथ, चाइना के साथ मुस्लिम उम्मा बैठ के किस चीज़ का इंतजार कर रही है? मैं नहीं समझता किसी चीज का इनको इंतजार करना चाहिए, बल्कि फिलपोर इकदाम करने की और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली की ताकत जो है, इसमें वीटो ताकत तो अमेरिका के पास बेशक मौजूद है, लेकिन वीटो के अलावा भी बहुत से फोरम है। सोशल इकोनॉमिक काउंसिल मौजूद है, ह्यूमन राइट्स काउंसिल मौजूद है अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जनेवा में, स्पेशल प्रोसीजर मौजूद है, उनको ट्राई करना चाहिए स्पेशल प्रोसीजर को। ट्रीटी बॉडी मौजूद है, ट्रीटी बॉडी को इस्तेमाल करना चाहिए। तमाम वो सफारती तरीके जो कि इस जंग को रोकने के लिए और बच्चों और खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों इस्लामी उम्मा और OIC और ये तमाम, और OIC के हवाले से अगर जानना चाहूँ तो OIC को सबसे पहले क्या इकदाम उठाना चाहिए? आज 24 दिन हो गए। OIC को, अगर OIC चाहे तो तेल की सप्लाई बंद कर दे खाली, तो इसराइल जो है आपके पास टेबल टॉक पे आ सकता है। कुछ तो आपको करना पड़ेगा इस तरह का कि जिससे तो इनके मकासद क्या, इनके अंदर खाने कौन से ऐसे मकासद हैं या कौन से ऐसे इनके मफादात हैं जिसकी वजह से टेबल टॉक पे आ ही नहीं रहे? जिसमें देखिए मुस्लिम हुक्मरानों के जो जाती मफादात हैं वो उम्मत की मफादात से शायद उनके बड़े हैं। अच्छा। जिस वजह से वो अपना वो प्रेशर जो उनके पास मौजूद है, देखें 57 से ज्यादा मुस्लिम ममालिक जो हैं वो अगर यकजा होके, यकजुबान होके अपनी तमाम तर सप्लाईज पेट्रोल की बंद कर दें और ऑयल की बंद कर दें और इसराइल को तमाम बॉर्डर जो है सील कर दें, क्योंकि चारों तरफ अगर आप नक्शे में देखें तो इसराइल के चारों तरफ मुस्लिम ममालिक मौजूद हैं। लेकिन अगर उर्दन, मिस्र ये अपना किरदार अदा करें तो ये मुमकिन है कि जो इसराइल है वो आपसे, और ये सारे के सारे ममालिक जो है OIC का हिस्सा है। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले रहा है। सऊदी अरब किस जगह पे खड़ा है और सऊदी अरब के साथ क्या सऊदी अरब कोई पार्ट प्ले नहीं कर सकता? अभी अभी तक तो सऊदी अरब बयानात की हद तक जो है बड़ा सख्त नजर आता है, लेकिन बयानात से आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि इंसानी जानों का मसला है। दिन ब दिन जो शहादतें में इजाफा होता चला जा रहा है, दिन ब दिन जख्मियों में इजाफा होता जा रहा है। हजारों फलस्तीनी जो हैं वो माजूर हो गए हैं इस जंग की वजह से, कि जो अपनी जिंदगी की बुनियादी जरूरियात भी पूरी नहीं कर पा रहे। तो ये जो सानिया जो है ये जो मसला ये बढ़ता ही चला जाएगा अगर जो है। और मुसलमानी ममालिक अभी सिर्फ सोच रहे हैं कि तिब्बी इमदाद दी जाए और खाना दिया जाए, सिर्फ इन दो चीजों पे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं आरिफ हबीब साहब। मुझे ये बताइएगा कि हमें जो सूरत हाल नजर आ रही है ना, जो 8000 का तो ये फिगर दे रहे हैं, लेकिन 8000 से न जाने कितने लोग शहीद हो चुके हैं और जो जख्मियों की तादाद है वो इससे और कहीं ज्यादा है। ये 2 दिन में तो जितनी शदीद बम्बार्टमेंट हुई है उसकी मिसाल नहीं मिलती। मुझे ये बताइएगा कि खुराक बंद कर दी, अभी तो इंटरनेट सर्विस जो है वो जुज़वी तौर पर बहाल करने की सिर्फ बात हुई है, बहाल हुई भी है या नहीं तो बहुत सारी चीजें सामने आना शुरू हुई हैं। पानी बंद है, अब इसराइल ने कल से शायद पानी देना शुरू किया है। ये तो इंतहाई गैर इंसानी। देखें इसराइल का वही पॉइंट ऑफ व्यू है जो इसराइल ने, आपको याद होगा जब अरब इसराइल जंग हुई थी, उनका मौकफ भी उस वक्त जमाने में यही था कि ये तमाम चीजें जो है वो अपनी मईशत से, पोलिटिकल इकोनॉमी से इसको रिलेट करते हैं। बदकिस्मती से जो मुस्लिम ममालिक हैं इनके अंदर आपस में तफरीक पाई जाती है। आधा मुस्लिम ब्लॉक जो है वो इसराइल के साथ कुछ बार ताल्लुकात रखना चाहता है। रिसर्च में उनके बच्चे वहाँ पे PhD कर रहे हैं और आधे जो मुसलमान ममालिक हैं वो सिर्फ मुजाहिरों की हद तक। यही सवाल मैं थोड़ा सा आपसे दोबारा पूछूंगी हबीब साहब। मुझे ये बताइएगा राना हबीब साहब कि ये जो आपने ये सिचुएशन बताई कि इसराइल की जो आधी अवाम है या आधी कौम जो है वो फ़लस्तीन की जो है वो इसराइल के साथ मिलकर चलना चाहती है, ऐसा ही है कुछ? जी बिल्कुल, जो अपने मुस्लिम उम्मत रिवायत है, आधे मुसलमान ममालिक इसराइल के साथ चलना चाहते हैं, आधे मुसलमान ममालिक कहते हैं कि जो चाहते हैं कि फलस्तीन जो रियासत है वो भी मौजूद होनी चाहिए, वरना ये काम एक दिन में नहीं हुआ। ये आपने देखा है 1948 से लेके जो इसराइल की रियासत है वो अपने तौसीक पसंदाना अज़ाइम से बढ़ती चली गई और एक वक्त ऐसा आ गया कि गजा की हद तक मुसलमान जो फलस्तीन है उसको महसूर कर दिया गया और उनका इवन राशन पानी भी इसराइल की इजाजत के बगैर वहाँ पे नहीं आ सकता। तो ये सूरत हाल पहुंची उस वक्त तक के
जब मुस्लिम उम्मा जो है वो कमजोर से कमजोर तर होती चली ठीक है, एक आखिरी और सवाल बैरूनी- जानना चाहूंगी कि ये इस दफ़ा जो हमले हो रहे हैं, क्या इससे पहले तारीख में जब हमने मुख्तलिफ दफ़ा देखा कि इसराइल की जानिब से गजा के ऊपर हमले किए गए, फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया, लेकिन लगता है ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा इस वक्त बहुत 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 ज़्यादा शदीद नौइयत इख्तियार कर गई है? जी बिल्कुल, अभी तो मैं देख रहा हूँ कि जो इसराइल का इस बारी जो स्टाइल है आप देख रहे हैं कि वो कुल्लम कुल्ला जो है अक़वाम मुत्तहिदा की वायलेशन कर रहा है, और अक़वाम मुत्तहिदा की पीस कीपिंग जो फोर्सेज हैं वो क्या हजार डालने के लिए रखी हुई हैं। जब बोस्निया में मसला होता है तो अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फोर्सेज फौरन आ जाती हैं। ठीक है, जब आपने देखा है कोई और ऐसा मसला होता है, कोई ईस्ट तैमूर का मसला आप देख लें, ईस्ट तैमूर में 24 घंटे के अंदर अंदर जो है जो अक़वाम मुत्तहिदा की फोर्सेज ने कंट्रोल हासिल कर लिया था। ठीक। अभी ये इसराइल का जो मसला है इसमें अक़वाम मुत्तहिदा उस तरह फाल नजर नहीं आती ठीक जिस है। तरह के हमें अक़वाम ठीक है मुत्तहिदा राना दीगर बीट साहब, मामलात से बहुत फाल नजर बहुत आती है। शुक्रिया आपका। इस हवाले से आपसे दोबारा भी रब्ता रखेंगे और अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। नाज़रीन, जैसे कि हम इसराइल के हवाले से तो हम बात कर रहे थे और आपको आगे भी बताएंगे इस हवाले से मजीद क्या क्या जो पेशरफ्त होती है, लेकिन बदलते मौसम की सूरत हाल के हवाले से मौसम में क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं और हम किस किस्म की बीमारियों का बच्चे बड़े बूढ़े शिकार हो रहे हैं जब गर्मी जाती है और सर्दी की आमद होती है। लेकिन जो ये ट्रांजिशन पीरियड होता है जिसमें ये चेंजेस हो रही होती है उसमें बीमारियाँ जन्म लेती हैं। हम बात कर रहे हैं इन्फ्लुएंजा की, नज़ला, खांसी, जुकाम, बुखार के हवाले से बात करें जो कि एक वायरस की सूरत में तेजी के साथ फैल रहा है और सिंध हुकूमत ने उसकी एक एडवाइजरी भी जारी की। यही हमारा टॉपिक है आज का और इसी के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर शबाना नाज मौजूद है। डॉक्टर साहबा कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? मौसम अपने अंदर क्या चेंजेस लेके आता है? बदलते मौसम के दौरान कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं? बेसिकली हम उसको बीमारियां नहीं कहेंगे क्योंकि ये भी एक सिस्टम का हिस्सा है। आपकी जो एंटीबॉडीज होती हैं वो डेवलप होना शुरू होती हैं, फिर आपके ऊपर उनके जो आप जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं उस मौसम के वो असरअंदाज होते हैं। लेकिन उससे बचा कैसे जाएगा? मैंने आपका तारुफ अपने एक मेहमान से कराया था, साथ ही साथ मैं अपनी दूसरी मेहमान से भी आपका तारुफ कराती चलूँ। डॉक्टर रेणुका हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी इसी सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। लेकिन पहले कुछ बात मैं कर लूँ बच्चों के हवाले से कि बच्चों को चाहे मौसम कोई भी हो उनके लिए बेहतरीन ग़िज़ा क्या है? उनके लिए बेहतरीन ग़िज़ा है दूध। चाहे वो सुबह स्कूल जा रहे हों, चाहे वो रश कर रहे हों, को कुछ खाना पसंद नहीं आ रहा और वो जब दूध पीते हैं तो उनके अंदर एक ग़िज़ाइयत और एक ताकत आती है। और माँओं को ये चाहिए कि अपने बच्चों को दूध ज़रूर पिलाएं, रात को सोने से पहले भी और सुबह में भी दूध ज़रूर पिलाएं और दूध की आदत डालें। और न सिर्फ बच्चे बल्कि अपनी ग़िज़ा में हम सबको दूध शामिल करना चाहिए। हम बात करें UHT ट्रीटेड मिल्क के हवाले से जो कि नूरपुर है, अपनी ग़िज़ाइयत से भरपूर ये मिल्क बहुत ही शानदार पैकिंग में मौजूद है। आज के शो में ख़ास ब्रांड के UHT मिल्क की बात करेंगे जो माँओं की रोज़मर्रा की परेशानी को दूर करता है, बच्चों को इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की ग़िज़ाइयत फराहम करता है। नूरपुर जो पाकिस्तान का बेहतरीन टेस्टिंग UHT मिल्क है, अब एक नई दिलकश पैकिंग में भी दस्तयाब है। जनाब, अब सूरत हाल और जो बातचीत है वो वहीं से हम दोबारा उस सिलसिले को जोड़ेंगे जो कि हम बात कर रहे थे नज़ले ज़ुकाम खांसी के हवाले से। डॉक्टर शबाना, मौसम बदल रहा है और ये जो ट्रांजिशन पीरियड होता है क्या इसी में ही नज़ला, खांसी, ज़ुकाम बहुत ज़्यादा सामने आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बर्निंग टॉपिक है। आपको पता है आजकल ये जो फ्लू है, जैसे कोल्ड फ्लू भी कहा जाता है, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये ख़ास महीने होते हैं इसके फ्लू के। इसको आम तौर पे आप देखें कि इसी में सितंबर, अक्टूबर में इसकी वैक्सीनेशन, फ्लू शॉट्स आपने देखे होंगे और हर साल इसका जो है वो आउटब्रेक होता है। तो इसमें मौसम का सबसे बड़ा अमल दखल है और ये इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये उन लोगों के ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, स्पेशली जैसे बच्चे हैं, ओल्ड पेशेंट्स हैं या प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या फिर वो औरतें या वो बड़े बूढ़े जिनका इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज़ है, कोई पुरानी ऐसी डिजीज़ उनको हैं, डायबिटीज़ है, हार्ट पेशेंट्स हैं या फिर ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, तो उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है तो ये वायरस डायरेक्टली जो है वो उनके ऊपर इफेक्ट करता है। जी ओके, डॉक्टर रोनिका, आप मुझे बताइएगा कि जो सूरत हाल इस वक्त हम देख रहे होते हैं, पेशेंट्स तो आपके पास बहुत आ रहे होंगे और आपको क्या लगता है ये जो हेल्थ एडवाइजरी जारी की गई है इसकी रीज़न क्या होती है कि यानी जो हमारे पास जो हमने एडवाइजरी पढ़ी उसमें 65 ईयर्स तक के जो लोग हैं वो उससे ऊपर जो हम अपना ख्याल रखें, बच्चे हो गए, बच्चे स्कूल में जाते हैं, वो बीमारियां भी लेके आते हैं, उनको लगती भी हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हो गई उनके ऊपर है और बहुत सारे जो जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने बताया कि जिनका
बेसिकली उनको ये जब पेशेंट आते हैं तो आप उनको क्या सजेस्ट करती हैं? अच्छा, सबसे पहले तो ये पेशेंट प्रेजेंट कैसे होते हैं? जी, ये होते कैसे हैं, आता कैसे है? हाई ग्रेड फीवर है, इनकी जो मोस्ट कॉमन अलामात हैं, हाई ग्रेड फीवर हो गया, हाई ग्रेड फीवर होता क्या है? फीवर 101 हो गया, ग्रेटर देन 100 फॉरनाइट, तो उससे ऊपर हो गया। अच्छा। पेशेंट्स बिल्कुल आ रहे हैं, रेगुलरली आ रहे हैं, तकरीबन 20 से 25 पेशेंट्स आ रहे हैं रोज आ ओपीडीज रहे में, रोज़ाना आ रहे हैं। और जो मेन अलामात हैं वो है नज़ला, ज़ुकाम, फीवर, और 101, 102, 103 तक भी जा रहा है। उसके साथ खांसी है, उसके साथ जो है अगर वो आगे बढ़ रहा है, अगर टाइम पे इलाज नहीं कर रहा है, जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा कि बच्चे बूढ़े जिनका इम्यून सिस्टम वीक है वो आगे चल के सेकेंडरी इन्फेक्शंस में भी जा रहे हैं। अच्छा। जैसे नमोनिया हो गया, ARDS जिसे हम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कहते हैं, तो आगे चल के वो भी डेवलप कर रहे हैं। अब बात हो गई कि इनसे कैसे बचना है। तो सब बचने के ऊपर मैं एक और सवाल पूछूंगी, जैसे कि आपने देखा होगा, अगर हम पुरानी बात करें 4-5 साल पुरानी बात, ये मैं कोविड के दौरान की बात बता रही हूँ, तो उस वक्त तो यही वाला, जब ये वाला हल्का सा भी तो इसको कोविड का नाम दे दिया जाता था, और अब ना रफ्ता रफ्ता कोविड का नाम को हटाया जा रहा है, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि ये सिम्टम्स जो है ना ये बेसिकली वही होते हैं, लेकिन कोविड को हमने, क्योंकि हम इतना ज्यादा, हमारी जो हर्ड इम्यूनिटी हो गई है, हम इससे नबरद आजमा हो चुके हैं, तो अब वो कोविड हटा दिया गया, लेकिन बेसिकली ये ऐसा ही कुछ है। बिल्कुल ऐसा है कि जो अलामातें हैं वो सेम है, लेकिन जो सीवियरिटी है वो कम है। वो भी डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अच्छा, इसीलिए आपने उसकी इतनी सेंसिटिविटी को इतना वो किया कि ये बढ़ भी सकता है, बढ़ भी सकता है एग्जैक्टली। जो इन्फ्लुएंजा आया है वो 1915 से चलता आया है, सीजनल, हर विंटर सीजन आप देख लें, शुरू से अक्टूबर टू नवंबर, ये अलामात, इस अलामात के साथ मरीज आते रहते हैं। उनको पता भी है कैसे बचना है, मास्क का इस्तेमाल करना है, जितना हो सके बच्चों को मास्क दें, बचाएं, कम्युनिटीज गैदरिंग है इन दिनों में, इन महीनों में कम कर लें। और जिनका इम्यून सिस्टम वीक है वो तो निकले ना, या कोशिश करें हर वक्त अपने मास्क को अपने साथ में रखें। ये वही वाली प्रिकॉशंस आ गई हैं जो कोविड के दौरान थी, क्योंकि ये अभी मुझे लगता है कि जब ये पीरियड आ रहा होता है, इन्फ्लुएंजा फैलता भी है ना, कंटेजियस है, एक दूसरे से लग रहा होता है। तो मुझे ये भी बताइएगा कि बेसिकली जो डॉक्टर्स इलाज करते हैं, क्योंकि जो हमने सुना है और हमारी जो स्टडी है कि सिर्फ पैनाडोल देनी है, इसके अलावा कुछ नहीं देनी है, चाहे कुछ भी, ऐसा ही है या एंटी एलर्जी दे दे? जैसे ट्रीटमेंट से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आते हैं प्रिकॉशंस, प्रिकॉशन के बाद आता है ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट सबसे पहले तो हम डायरेक्ट एंटीवायरल पे तो नहीं जा सकते, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद, आप सही कह रही हैं, फीवर आ रहा है तो हमने पैनाडोल दे दी, ठीक है, एंटी हिस्टामिन, नज़ला जुकाम है उसके लिए देती, कफ सिरप दे दी। अगर उस पर भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, फिर हम जाते हैं एंटीवायरल ड्रग्स पे। अच्छा, हाँ, उसके बाद हम जा सकते हैं एंटीबायोटिक, एंटीवायरल बिकॉज इन्फ्लुएंजा इज वायरस, दैट इज वायरस, बैक्टीरिया नहीं है, तो इस वजह से हम जाते हैं एंटीवायरल। लेकिन आपने कहा ना कि ये बढ़ता है तो ये इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो फिर आपको एंटीबायोटिक्स पे जाना अब ये हो गया कि सेकेंडरी इन्फेक्शन कैसे हो रहे हैं, ठीक है, नमोनिया हो गया, ठीक है, ये है सेकेंडरी इन्फेक्शन, कंटिन्यूस चला जा रहा है इन्फेक्शन, इम्यून सिस्टम वीक है, पेशेंट डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, ऑटोइम्यून है, अटैक करता है, एग्जैक्टली, तो सुपर इम्पोज इन्फेक्शन हो सकता है। फिर हम जाते हैं आपने तो मुझे वो कोविड वाली बात याद दिला दी है कि वो उसको भी वो भी जो है वो सेकेंडरी पे सेकेंडरी आपके जो नमूनिया है आपके लंग्स को इफेक्ट करता है। डॉक्टर शबाना, आप किस तरह से इसको इलेबोरेट करेंगी? आपको भी यही लगता है कि इसी तरह से जो ये एक इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, जो मौसमी होती हैं, सीजनल है, ये सीजन्स के साथ आता है और सीजन के साथ चला जाता है, तो इस पर इतना वरी होने की जरूरत नहीं है, लेकिन टेक केयर करना अच्छी बात है। देखें, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये वायरल, जो भी वायरल इन्फेक्शंस हैं, हाईली कंटीजियस होते हैं, एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंचते हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम लोग जो सेल्फ मेडिकेशन, जैसे आपने पूछा कि खाली पैनाडोल, असल में ये वायरल डिजीज़ का कोई भी ट्रीटमेंट, पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं होता, इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, यानी अगर आपको बुखार है तो आपके बुखार का इलाज किया जाएगा, अगर आपको नोजिया वॉमिटिंग है तो उसका इलाज किया जाएगा। और जहाँ तक किसी कॉम्प्लिकेशन का ताल्लुक ये होता है कि इसमें इनिशियली जो है तमाम वायरल इन्फेक्शन, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो डेंगू हो, इन सब की साइन सिम्टम्स तकरीबन मिलती जुलती सेम ही होती है ना, इन्फ्लुएंजा में आती है ऑलमोस्ट। तो इसमें सबसे पहले डॉक्टर्स इसलिए मना करते हैं एंटीबायोटिक्स को। देखें, अगर खुदा ना खास्ता अगर आपका डायग्नोसिस क्लियर नहीं है, अगर आपको डेंगू है इन केस, तो आपको जो है प्लेटलेट्स आपके कम हो जाते हैं, उसमें अगर आपने एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दी या आपने ब्लड थिनर ले लिया तो वो आपके प्लेटलेट्स और ज़्यादा कम हो जाएंगे। इसलिए आपके ब्लड के डिसऑर्डर्स को रोकने के लिए डॉक्टर्स कहते हैं जब तक
डायग्नोसिस ना हो जाए कंप्लीट। पहले अगर आपको ये पता है कि अभी आउटब्रेक हुआ है इस वक्त इन्फ्लुएंजा का, और आपने वैक्सीनेशन, जो इसकी वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, यानी आपके नाक, गले और आपके लंग्स को ऊपर इफेक्ट करती है। वो लोग जो स्मोकर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें सेंसिटिव होते हैं, या जिनको कोई COPD, कोई ऐसी डिजीज़ है लंग्स की उसमें। अच्छा, तो अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम है, कोई एलर्जीज़ हैं, तो ऐसा अगर आपको आउटब्रेक हुआ, खांसी हुई, बुखार 102 हो गया, 101 हो गया, मतलब हाई ग्रेड फीवर हो गया, तो आपको वीकनेस हो गई, या आपको कमर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है इसमें, इसके साथ साथ आपको फ्लू लाइक जितनी भी लेकिन डॉक्टर शबाना, ये वही आपसे हम जो बात कर रहे हैं कि बेसिकली ये कहीं ना कहीं इसकी जो सिम्टम्स हैं वो कोविड से ही, और कोविड खुद भी एक इन्फ्लुएंजा ही था, जो वायरस था वो उसके बाद अब जो डाइल्यूट हो गया है, लेकिन अब उसको हटा भी दिया गया। मुझे ये बताइएगा कि आपने कहा वैक्सीनेशन फ्लू की लेना ज़रूरी है, बिल्कुल, मुझे ये बताएं कि क्या इस बात को भी तो हमें एडवर्टाइज करना चाहिए और लोगों में, बच्चों में, बूढ़ों में, कि आप फ्लू की वैक्सीनेशन, अभी तक इसमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, लोग इसको ऐसे ही चला रहे होते हैं। देखें, जहाँ तक अवेयरनेस का ताल्लुक है, अब तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया देख लें आप, अब ये TV लेकिन लोग फ्लू के शॉट्स कम लगवाते हैं। कम इसलिए लगवाते हैं, देखिए एक तो ये है कि फाइनेंशियली लोगों को जो प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं सब अफोर्ड नहीं कर सकते, या कुछ ऐसा तो है महंगे होते हैं, महंगे भी नहीं होते, लेकिन फिर भी होते तो हैं ना। आप 1000 से ऊपर आप चले जाएं तो इसकी हर डिफरेंट हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल है, इसको या तो फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहिए, जिससे आपको, या जैसे पोलियो वैक्सीन हमें दी जाती है, तो इसी तरह से ये सारी वैक्सीनेशन जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि लोगों को ईजीली अवेलेबल हो। और जहाँ तक ताल्लुक है कि लोग ये समझते हैं वैक्सीनेशन से बहुत से मिसकंसेप्शन है। और एक और चीज़ आपको बताऊं उस्मा, खाली वैक्सीनेशन ही जो है वो हमें प्योरली सेफ्टी नहीं देती, 60 to 70% बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाज़रीन, इसी पे हम बात भी करेंगे, जैसे कि डॉक्टर शबाना बात कर रही थी, बड़ी अहम बात है कि हमें खुद को, अपने घर को, अपनी चीज़ों को कैसे साफ रखना है। जिस तरह से हम, जिस वक्त हमारे पास ऊपर बुरा वक्त है, दुनिया भर में बुरा वक्त है, अपने आप को हाथ धोना, बार बार हाथ धोना, अपना ख्याल रखना, मास्क लगाना, अपने इन्वायरमेंट को साफ रखना, लोगों को साफ रखना। कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो मौसम बदलते वक्त ज़्यादा फैलती हैं? वो है नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, और ये कब सिवियरिटी में आ जाता है, क्या वजूहात होती हैं इसकी, और इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए। बड़ी मज़े की बात है, कुदरत ने हमें बहुत सारे ऐसे फल और सब्जियां दिए इन मौसमों में जिनका इस्तेमाल करना चाहिए। ये आपको, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और जिन लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है वो जो ये छोटी बीमारियां होती हैं जो सीजनल होती हैं, इससे निमट सकते हैं, मुज़ाहमत कर सकते हैं। और वो क्या चीज़ें होती हैं? आप अच्छा खाना खाएं, कच्ची सब्जियां ज़रूर खाएं, सब्ज़ी खाएं, साथ साथ आप जो मौसम के फ्रूट्स होते हैं, मौसम की सब्जियां होती हैं वो खाएं, अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाएं। और जो जूसेस होते हैं, जो हम फ्रूट के जूसेस की ज़्यादा बात नहीं करते, हम ज़्यादा बात करते हैं सब्जियों की स्पेशली, तो वो आपको बहुत, और सिट्रस की बात करते हैं, वो आपको बचाते हैं, बीमारियों से बचाते हैं। डॉक्टर सदफ भी हमारे साथ मौजूद हैं, हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं और हेल्थ एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, कैन यू हियर मी? डॉक्टर साहिबा तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं, इसी के ऊपर बात करेंगे। लेकिन मैं आऊँगी रेणुका की जान। रेणुका, मुझे बताइए कि बहुत सारे, सॉरी आपका नाम लेते हुए थोड़ा सा, जो पेशेंट्स आ रहे हैं आपके पास, आप लोग उनको सजेस्ट करते हैं कि जी शॉट्स लगवाएं, लेकिन अगर वो, क्योंकि एरिया टू एरिया जो है ना ये बड़ा वेरी करता है, आपके पास लोग कैसे आ रहे हैं, जैसे डॉक्टर शबाना जहाँ पे होती है वहाँ पे एक मुतवस्सित तबके के लोग आते हैं, मगर उनको भी एजुकेट करना बड़ा ज़रूरी होता है। सो आप ये बताइए किस तरह से लोगों को, क्या बातें आप उनसे करती हैं, और आप नाजरीन को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू क्या बताना चाहेंगी कि किस तरह इस इन्फ्लुएंजा से दूर रहा जा सकता है? देखिए, जैसे कि हमारा हॉस्पिटल ऐसी जगह पे है जो सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर पे है, बीच में आता है, ठीक है। जो हमारे पास कम्युनिटी आती है मोस्टली पुअर कम्युनिटी आती है, उसे हम यही कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिकॉशन ले, दूसरा वैक्सीनेशन अवेलेबल तो है, लेकिन हाँ शॉर्टेज की वजह से, अफोर्डेबिलिटी की वजह से ऐसा हो पाता है कि वो नहीं लगा पाते। हम उसे अवेयर करते हैं पेशेंट्स को कि जब भी अवेलेबिलिटी हो, एवरी ईयरली, हर साल इसका एक शॉट लगता है। इसी मौसम में अक्सर लगाते हैं, अक्टूबर टू नवंबर जो पीक होता है, ठीक है, ये पीक है, ये इस पे ही ब्रैक होता है कि इन्फ्लुएंजा एवरी पेशेंट पर डे 20 to 25 अगर एक घर में फर्ज करें कि अगर एक घर में 4 लोग हैं तो चारों को लगना है। एग्जैक्टली। तो फिर अगर ये 2000 की भी अगर है तो 8000 तो बेचारे, मतलब ये तो बड़ा एग्जैक्टली। तो अफोर्डेबिलिटी, तो ऐसा होता है हमारा जो हॉस्पिटल है
जैसे मुर्शिद अस्पताल है, डिस्काउंट होता है, फ्री कैंप्स होते हैं, ठीक है। तकरीबन अब भी 4 दिन हो गए हैं फ्री कैंप्स चल रहे हैं। ठीक है। एवरीथिंग इज अवेलेबल, 50% ऑफ कर देते हैं, ठीक। 70% ऑफ। इवन वहाँ पे जो वहाँ पे चैरिटीज़ भी होती हैं, PW पेशेंट जी। वेलफेयर बहुत होता है, और सेहत कार्ड मोस्टली अवेलेबल है, उस पर अवेलेबिलिटी हो अच्छा जाती है। रेणुका, आप ये भी बताइएगा कि टिकट नहीं शॉर्ट लगा रहे, कुछ लोग नहीं लगाते ना, आपको बड़ा उनको कन्विंस करना पड़ता है। बिल्कुल डरते हैं लोग। अच्छा चले नहीं लगा रहे, तो फिर वो कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं या वो करें, और अपने घर में वो क्या खाएं क्या पिए? जैसे कि मैंने बात की है जो बिल्कुल, मौसमी आपने फल होते already हैं, बता दिया आप है। बताइए कि क्या करना ठीक है, चाहिए। प्रिकॉशन कौन से लेते हैं? हाथ को धोना है, बार बार धोना है, जब भी छींक आ रही है तो कवर कर दें नाक को, और अपना हैंड वॉश कर लें। ऐसा ना हो कि वही हाथ आप मुंह पे देके किसी से हैंड शेक कर लें। ठीक है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, बाहर जा रहे हैं, अपने घर वालों के सामने बैठे, मास्क का इस्तेमाल करें। बच्चों के साथ बैठे हैं, बूढ़ों के साथ बैठे हैं, मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें। हाँ, फीवर है तो पेनाडोल लें, हो गया। ठीक है, नज़ला ज़ुकाम है तो आप एंटीहिस्टामिन वगैरह दे दें, एंटी एलर्जिक जो आ रही हैं। स्टीम भी कर लें अपने स्टीम आप कर लें, बाम, इसी पे ये ऊपर बात वो। भी करते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर सदफ हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सदफ, ये कहिएगा जो इस वक्त इन्फ्लुएंजा फैला हुआ है और बड़ी मरीजों की तादाद बहुत बड़ी है, हर घर में नज़ला खांसी ज़ुकाम का एक सीजन भी और एक प्रेशर भी आता जा रहा है, और डॉक्टर्स के ऊपर भी प्रेशर है। मुझे बताइएगा कौन से ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो लिए जा सकते हैं, और घर में क्या खाएं क्या पिएं, शॉर्ट्स के अलावा की मैं बात कर रही हूँ। जी बिल्कुल। जैसे कि आजकल जो है हमारे पास फ्लू के बहुत ज़्यादा पेशेंट सामने आ रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले तो देखिए, जैसे अभी मैं सुन रही थी कि जो हम एहतियात की बात कर रहे हैं, उसमें तो ये कि वैक्सीनेशन इस मोस्ट ये जो है प्रायोरिटी पर होनी चाहिए कि हम सब जो है अपनी वैक्सीनेशन करवाएं फ्लू से बचने के लिए। और फिर इसके अलावा जो हमारे पास जो कुछ जो हमारे प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं, जैसे हम कहते हैं एहतियाती तदाबीर, वो हमें लाजमी इसमें जो है उस पर अमल करना चाहिए कि अपनी जो है एक तो पर्सनल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि आप जो है अपने जो है हाथों को साफ रखें बिल्कुल। इसके अलावा अपने जो है जो हमारे स्नीजिंग एंड यानी खांसने के और छींकने के जो हमारे एक आदाब हैं, उसको जो है हम जो है उसमें उसको मेंटेन करें। इसके अलावा अपनी डाइट, क्योंकि देखिए ना, ये जो आजकल हमारे पास इन्फ्लुएंजा है या बहुत सारे हमारे पास ऐसे जो है वायरल डिजीज आ रहे होते हैं, उसमें सबसे जो एक मेजर उसका जो एक टूल होता है वो आपका जो है इम्यून सिस्टम होता है। कि जब हम अपने इम्यून सिस्टम हमारा अच्छा होगा, उसको जब हम अब जो है बूस्टअप कर रहे होंगे, तो हमें जो है ना ये सब वायरल डिजीज के बहुत ज्यादा हम जो है इसकी सिविरिटी से अपने आप को और अपने घर वालों को भी जो है महफूज रख सकते हैं। और इम्यून सिस्टम को जो है बूस्टअप करने के लिए एक तो हमारी हेल्दी डाइट। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि सबसे आसान चीज कौन सी है जो कि आपके इम्यून को स्ट्रॉन्ग कर सके? खाने में डाइट की बात करें, जब हम इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने की या जब हम इसको जो है डेवलप करने की बात करते हैं, तो उसमें आपकी हेल्दी डाइट के साथ साथ आपका एक तो बेहतर स्लीपिंग स्टाइल है कि आप अच्छी नींद लें। जो लोग अच्छी नींद लेते हैं उनका भी जो इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से जो है बूस्टअप होता है और वो उनको जो है प्रोटेक्ट करता होता है। इसके अलावा पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, और सबसे मेन चीज ये होती है कि आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी हो, आप जंक फूड इस्तेमाल ना करते हो, आप बाकायदा जो है डेली बेसिस पर एक्सरसाइज करें, डेली बेसिस पर अपने आप को जो है इतना आप जो है फिट रखें कि जो है ये जो डिफरेंट वायरसेस। अच्छा, ये एक बड़ा एक कॉन्सेप्ट ये है वैसे तो अंडे खाने का, कि आप चाहे गर्मी हो सर्दी हो, अंडा आपके लिए बड़े जरूरी ग़िज़ा है, लेकिन जब ये मौसम शुरू होता है तो किस हद तक जो एग है वो आपके ऊपर आपको सेव करता है, चाहे वो ब्रेकफास्ट में हो और बॉइल्ड एग हो या फिर फ्राइड एग हो, क्या इसके ऊपर सजेस्ट क्या करती हैं एक आदमी के लिए? क्या वो पूरा जो महीना है या जो पूरा ये टाइम है इसमें अंडों का इस्तेमाल करे? जी बिल्कुल, देखिए आपकी हेल्दी डाइट में जो है एग्स भी आ जाते हैं जी। एग है, इसमें अंडे हैं, दूध है, और फिर इसके अलावा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स है, वो तमाम चीजें जो आपको जो है आपको अंदर से हेल्दी रखें, वो तमाम डाइट इस्तेमाल करें, ना कि हम जो है डिफरेंट। क्योंकि देखिए जो है ना, सर्दियों के मौसम में लोग बहुत ज्यादा मुरगन का ज़ाहिर इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा ऐसी जो है हैवी डाइट इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो आपको अच्छा करने के बजाय मजीद अंदर से अनहेल्दी कर रही होती है। ट्रू। तो लेकिन डॉक्टर साहब ऐसा होता है ना, सर्दियों में आपको शायद भूख ज्यादा लगती है। बिल्कुल, जी।
तो जब फिर उसके लिए फिर मतलब जंक के बजाय, हर वक्त मुंह चलाने के बजाय हेल्दी कुछ खा लें, फ्रूट खा लें। मुझे ये भी बताइएगा कि जो सिट्रस सारा जो हमारा फ्रूट है, कभी कभार माएँ बच्चों को रोकती हैं कि गला खराब हो जाएगा, लेकिन सर्दियों के मौसम में अल्लाह ने ये दिया है ना, तो इसके कितने फ़वाइद हैं हमें खाने में, और ये कितना हमें जो इन्फ्लुएंजा इससे दूर रखता है? बिल्कुल, देखें जितने भी सिट्रस वो है हमारे पास, उसकी फैमिली के फ्रूट्स हैं, उसमें जो है विटामिन सी मौजूद होता है। विटामिन सी हमारे जो है इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा जैसे कि आपने कहा कि सर्दियों में भूख बहुत ज्यादा लगती है, तो सर्दियों में हमारे पास ऐसे सैलेड्स भी बहुत अच्छी कहना चाहिए कि क्वांटिटी में या अच्छे हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जो अगर हम जंक फूड इस्तेमाल करने के बजाय अगर हम उन सैलेड्स को गाहे बगाए दिन में डिफरेंट पोर्शंस में इस्तेमाल करें, तो वो हमारे जो है उसके फिजिकल हेल्थ के लिए, हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत जो है कारआमद साबित होता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सदफ हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपका। यही सवाल मैं आपके जानिब लेके जाऊंगी क्योंकि मुझे ये जैसे कि डॉक्टर सदफ ने बताया, जो मौसमी फल होते हैं और जो सर्दियों में बड़े ज़बरदस्त फ्रूट और सब्जियां आती हैं, किस हद तक हमें प्रिवेंट करते हैं? देखिए, मैं थोड़ा एलेबोरेट कर दूं इस चीज़ को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोगों को नॉलेज मिलेगी इन्फ्लुएंजा के लिए। देखिए, विटामिन सी, सिट्रस फ्रूट्स जितने भी हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट है, वाटर सॉल्युबल है ये विटामिन, हमारे बॉडी में ये रुकता नहीं है, और हमारी रिक्वायरमेंट है 70 to 90 mg पर डे। यानी ये रिपेयरिंग करता है हमारी बॉडी की और ग्रोथ करता है, तो यानी जो भी इन्फेक्शंस हैं उनके लिए हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग भी करता है। तो इसमें गला ख़राब होना, ये जो मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के, ये गलत हैं। आप उसको सिट्रस फ्रूट्स दें, ऑरेंज दें, बस खट्टे ना हो, बहुत ज़्यादा खट्टे ना दें, और उसके बाद उसका टाइम एक मुकर्रर होना चाहिए। ये नहीं कि रात को सोते यानी आपके कहने का मकसद ये है कि जब फ्रूट खाएं तो उसके अपने टाइमिंग के हिसाब से खाएं। फ्रूट्स के हवाले से कभी आपने सुना है कि फ्रूट खाने का भी कोई वक्त होता है? बिल्कुल, फ्रूट खाने का भी वक्त होता है, और कौन सा फ्रूट किस वक्त खाना चाहिए। अगर आपकी तबीयत ख़राब हो, उसको आपने बेहतर करने के लिए, वरना समटाइम्स ये होता है कि तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, यानी कि वो अगर टाइमिंग सही ना हो, रात में आपने कोई ऐसा सिट्रस खा लिया और ये ठंडा खा लिया, तो उसके उल्टे नुकसान होते हैं। तो डॉक्टर शबाना हमें बता रही थी, डॉक्टर शबाना कंटिन्यू कीजिएगा आप अपनी बात को। जी देखिए, कोई भी फ्रूट या कोई भी खाना, किसी भी किस्म का फ्रूट आप किसी टाइम भी खा सकते हैं, लेकिन सोने से, जैसे अगर आपने सोना है मगरिब के बाद जो है वो आप 2 घंटा पहले, अगर आपने सोना है तो 2 घंटे पहले आप सब चीज़ों को बंद कर दें। अच्छा। और उससे पहले आपने ब्रश करके अच्छे से कुल्ली करके, लेकिन डॉक्टर साहब 8 बजे तो कोई नहीं सोता ना मगरिब के टाइम नहीं। वैसे हमारे इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से ये कि आप फिर सुबह जल्दी उठ सकते हैं, लेकिन चलिए अगर आप 10 बजे भी सोते हैं तो आप 8 बजे अपना खाना बंद कर दें। किसी भी किस्म का फ्रूट है, कोई भी कहवा है, कोई भी चीज़ है, वो आप उसके बाद खाना जो है 2 घंटे पहले सोने से सब चीज़ें बंद कर दें। ब्रश करके सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट, कि हम लोग जब बात करें इन्फ्लुएंजा पे, अक्सर लोग ये करते हैं कि इन्फ्लुएंजा की कॉम्प्लिकेशन की होती है कि आप उसको सेल्फ डायग्नोसिस नहीं करें, थोड़ा सा भी हो, आप टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से जो है पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन होती है, और हमारे टेस्ट भी काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, जिसकी वजह से जो है लोग टेस्ट नहीं करा पाते। शुरू में अगर आप PCR करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आप वायरल कल्चर टेस्ट करवाते हैं जिसमें आपको कल्चर से पता चल जाता है कि वायरस, तो इसी वजह से जो है ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है कि लोग लेबॉर्ट्री नहीं जाते, लोग टेस्ट नहीं कराते, इस वजह से टेस्ट जो है वो आगे अच्छा, आप जल्दी से क्विकली मुझे ये बताइए कि पेशेंट आपके पास आते हैं तो आप उनको जो आपकी ट्रीटमेंट है वो क्या होती है? अच्छा, हाँ, वो तो मैंने आपको बताया, इसका कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है, पैराडोल एंड जी। और एक और चीज़ बहुत है, जो वैक्सीनेशन जो लोग लेते हैं, वैक्सीनेशन में जिन लोगों को एग एलर्जी है उन लोगों को भी बहुत एहतियात से लेना है, या फिर वो लोग जिनको कोई ऐसा प्रॉब्लम है, कोई इम्यून सिस्टम उनका कंप्रोमाइज़ है, या प्रेग्नेंट लेडीज़, वो जब भी कोई ऐसी दवा लें या कोई वैक्सीन लें वो अपने डॉक्टर से पूछे बगैर। आपके ख्याल में ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को शॉट नहीं लगाने चाहिए? वही मैं आपको बता रही हूँ, जैसे जिनको एग एलर्जी है या GBS एक डिजीज़ है, ऑटो इम्यून, अगर इस किस्म की भी कोई प्रॉब्लम है, अगर आपने लगाना है तो आप अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर ना लगाएं। और इसका ट्रीटमेंट जो है कोई भी वायरल हो, डेंगू हो, कोविड हो, किसी की भी ट्रीटमेंट पर्टिकुलर नहीं होती। एंटीवायरल तो देते हैं, लेकिन इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। अगर आपको बुखार है तो बुखार का होगा, उल्टी है तो उल्टी होगी, तो इसका ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक। यानी आपकी बॉडी जिस चीज़ को प्रमोट कर रही है, जो दिखा रही है, बस उसका इलाज होगा। और इम्यून सिस्टम में जो आपने एक सवाल उनसे पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे बेस्ट
बेस्ट जो है वो आपका विटामिन D3 लेवल मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। और उसका सस्ता सा सोर्स है, धूप लेनी है आपने 20 मिनट की धूप जो है वो 12 बजे से पहले और 4 बजे के बाद जी ठंडी धूप लेनी है, जो आपका विटामिन D को मेंटेन करेगा, इम्यून। और अलसी के बीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तुख मलंगा जो है आपने पूछा, ये बहुत सस्ती चीज़ें हैं, ये ग्रीन टी, ये सब आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती हैं और आपको काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंजा से भी महफूज रखें। ठीक है, तो ये तो चले आपने वो इन्फ्लुएंजा के हवाले से बातें बताएं जो हमें जिस ट्रीटमेंट के ऊपर लोगों को और लेके आना चाहिए। शॉट नहीं लगा रहे लोग, रेणुका, शॉट नहीं लगा रहे लोग, नहीं लगा रहे, घर बैठे हुए हैं, उन्हें हम चाहते हैं कि आप बताएं कि फिर वो क्या करें। 90% पेशेंट्स शॉट नहीं लगाते जी, दैट इज ट्रू। ठीक है, 90%। उनको खाने का कोई ऐसी चीज बताएं जो उनको सेव कर सके। अच्छा, अब आ जाते हैं डाइट पे। अगर किसी भी पेशेंट को सेफ रखना है या उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है, इन्फेक्शन से बचना है, तो उसे अपनी डाइट अच्छी रखनी होगी, अपनी टाइमिंग सही करनी होगी। जैसे डॉक्टर साहब ने पहले ही कहा कि हर चीज़ का एक टाइम होता है ना, तो आपको चीज़ ठीक है डाइट लेनी है लेकिन उसकी टाइमिंग भी सही करनी है। 8 बजे तो 8 बजे खाना है, 2 बजे की टाइमिंग है 2 बजे खानी है, 6 बजे की है 6 बजे खाएं, टाइम से सो जाएं, टाइम से उठें, फिजिकल एक्टिविटी करते रहें, एक्सरसाइज करते रहें, वो नहीं कर रहे योगा करते रहें, वो नहीं करनी है जो आपको पसंद है। इवन जो लोग नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ आर्थराइटिस, वो नहीं है कि बस बैठे रहें कुछ नहीं करना है, बैठे बिठाए भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप अच्छा, जो आपने बात ये करी दी तो मैं एक सवाल और पूछ लूं। कुछ लोग होते हैं जिनको घुटनों का प्रॉब्लम होता नहीं है बेसिकली, अगर आपकी बॉडी रेस्ट में है और किसी ने नई एक्सरसाइज शुरू करनी है, यानी कि वॉक करनी है फर्ज करें, नहीं तो वो एक दिन वॉक करके या 2 दिन वॉक करके कहेगा कि जी मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, तो क्या ये उसका हिस्सा है, पार्ट है, या ये कि जब वो रन करना शुरू कर देगा तो वो रिमूव हो जाएगा उसका दर्द? देखिए, ये होता है एक लॉक सिस्टम। जब बंदा बैठा होता है तो वो जॉइंट्स लॉक हो जाते हैं। जैसे आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो वो खुलना शुरू होंगे, जाहिर सी बात है शुरू में दर्द होता है, शुरू में होता है और हमारी बॉडी लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती है जो अकोमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से भी, और इसलिए जब आप मूवमेंट करते रहें तो वो लैक्टिक एसिड की वजह से भी आपको एटलीस्ट आपको कितने दिन तक वॉक करते रहना चाहिए जब वो आपको 1 वीक का ड्यूरेशन होता है, तो हाँ वो सेटल डाउन हो जाता है। तो हमारे जो लोग हैं ना, ये जो हमारे बेचारे घर बैठे हुए लोग होते हैं, इनको इस बात के बारे में पता नहीं है, तो ये कहते हैं कि जी हमने तो वॉक करने के लिए हमने शुरू किया तो हमारे तो टांगों में दर्द हो गया, घुटनों में, तो ये अवेयरनेस भी बड़ा जरूरी है। वापस हम दोबारा इन्फ्लुएंजा की जानिब आते हैं, तो फिर वो कौन से ऐसे ट्रीटमेंट हैं घर बैठे, कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनको खाना बड़ा जरूरी है? ग्रीन वेजीज मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पालक हो गया, वो कैबेज हो गए, ऐसी चीजें हो गई, सैलेड्स हो गया, कच्ची खानी है, उन चीजों का इस्तेमाल करें। हाँ, जैसे खीर से बने पनीर हो गए, ये बहुत हेल्दी चीजें हैं, वो खा सकते हैं। नट्स इम्पोर्टेंट हैं, ड्राई फ्रूट्स इम्पोर्टेंट हैं, फ्रेश फ्रूट्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। होती है ना ड्राई फ्रूट्स, हैंडफुल जो होता है, हर चीज की टाइमिंग और क्वांटिटी मैटर करती है। ठीक है, हद से ज्यादा चीज लेना भी गलत है और गलत टाइम पे लेना भी गलत है। वही बात है कि अल्लाह ताला ने ये सारी चीजें जिस मौसम में जो बनाई है उनके खाने के, उसके बनाने का कोई मकसद है। मूंगफली जो है सर्दियों में आती है, बहुत बड़ा सोर्स है आपका कैल्शियम का, आप सस्ता सोर्स है ना, कहते हैं कि आप नट्स नहीं ले सकते इतने महंगे, मूंगफली ले लें आप। एक किशमिश जो है वो बहुत ज़्यादा, शकरकंदी उसमें कैल्शियम भी है, उसमें पोटेशियम भी है, ये सारी चीज़ें इम्यून सिस्टम। और स्टीम लें, स्टीम में लेकिन डॉक्टर साहब कितना मतलब अगर आप मुझे बताएं ना कि अगर पूरे हर दिन तो आप शकरकंदी नहीं बार-बार खा सकते, तो वो सोर्स जो है वो कितनी आपको मिलनी, कितनी शकरकंदी आप खाएं जो आपको कैल्शियम पूरी हो जाए। हर चीज क्वांटिटी में, आप सब कुछ खा सकते हैं। इवन कि आप डायबिटिक पेशेंट को भी डॉक्टर अगर उनकी शुगर कंट्रोल में, उनको अलाउ कर देते हैं कि आप जो है वो 1 स्लाइस ले सकते हैं, आप खरबूजे का 1 स्लाइस ले सकते हैं, आप कीनू का। डिपेंड करता है कि आप हर चीज अगर क्वांटिटी में खाएंगे तो वो नुकसानदेह, चाहे आपको डायबिटीज हो या ना हो, लेकिन आपको भी 1 पीस ले लें आप, एक इतना बड़ा नहीं कि आप आधी शकरकंदी ले लें, हफ्ते में 2 दिन ले लें, आपका सोर्स तो वो सोर्स पूरी हो जाती है। अगर वीक में 2 दिन ले रहे हैं, हाँ, या मूंगफली भी जो है अगर वीक में 2 दिन खा रहे हैं और अगर आपने मुट्ठी भर हैंडफुल भी खा ली तो आपको लगता है काफी, हाँ, तो उसके साथ हाइड्रेटेड इनफ है। अच्छा, तो बस ये वो सोर्सेज हैं जिसकी वजह से इंसान जो हमारा एक आम गरीब तबका भी है जो खा के इससे मुस्तफीद हो सकता है। आप दोनों खवातीन हजरात का मैं शुक्रिया अदा करूंगी, लेकिन अपने नाजरीन को ये जरूर बताऊंगी कि किस तरह आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं। बड़ा आसान है, अपने आप को जो धारा है ना, जो जिंदगी का धारा है उसमें आप छोड़ दीजिए और समझने की कोशिश कीजिए उस बात को कि अल्लाह ताला ने आपके लिए जिंदगी
ज़िंदगी में, इस दुनिया में कैसी कैसी नेमतें दी हैं, आप उनको काउंट करना शुरू करें तो आप थक जाएंगे उन नेमतों को गिनते गिनते, और अपनी ज़िंदगी में भी उसको इम्प्लीमेंट शुरू करें कि आज अगर ये वाला मौसम है, आज अगर ये वाला महीना है, तो इसमें हमारे लिए कौन कौन से फ्रूट और कौन कौन सी वेजिटेबल्स हैं, उनको अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाएं, अपने आप को चलना सिखाएं, अपने आप को घसीटें, तगदो करें, मेहनत करें, अपने आप को एक्सर्जन में लेके आए, तो आप देखें आप ऑटोमेटिकली आपकी सेहत भी सही रहेगी और आप खुद भी ठीक रहेंगे। तो जनाब ये था आज का हमारा शो, हमारे प्रोग्राम। कल आपसे फिर मुलाकात होगी न्यूज़ कैफे में। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। मैं हूं उस्मा एजाज खान। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।